Dear students, today we will see atoms and molecules, a very important chapter. Atoms and molecules. हमें पढ़नी है एटम होता क्या है, मॉलिक्यूल होता क्या है। तो एटम की जो सबसे बेसिक डिफिनेशन ये है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of any matter which takes part in chemical reaction, which takes part in any chemical reaction। तो सबसे पहली बात आपको ये समझ लेना है कि एटम किसी भी मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होती क्या है, तो आपने देखा होगा कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू मटेरियल बनता है, जिसकी कोई प्रॉपर्टी ओरिजिनल सब्सटेंस से काफी अलग होती है। तो न्यू सब्सटेंस बनने के पीछे कारण क्या है कि दो आइटम या दो से अधिक आइटम आपस में कंबाइन करके एक नया ग्रुप ऑफ आइटम्स बनाते हैं, जिस ग्रुप ऑफ आइटम्स को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? मॉलिक्यूल इज द ग्रुप ऑफ एटम्स। सिंपली आप लिख सकते हो, या दो आइटम या दो से ज्यादा आइटम्स ग्रुप बनाएंगे तो हम उसे मॉलिक्यूल्स कहेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एटम के बारे में सबसे पहले हमें जो पुराने फिलोसफर्स थे, बहुत पहले के फिलोसफर्स थे, महर्षि कन्नड़, डेमोक्रिटस, बहुत सारे फिलोसफर्स थे जिन्होंने एटम के बारे में हमें बताया। पहले के जो फिलोसफर्स थे उनका सोच ये था कि एटम जो है वो इनडिवाइजिबल है। ये बात तो सही थी, सभी लोग मानते थे कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल को एटम कहते हैं। हमारे इंडिया में इसे परमाणु भी कहा गया, तो अलग अलग नाम दिया गया, लेकिन कंसेप्ट लोगों का एक ही था कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होगा या परमाणु इंडिया, और वो इनडिवाइजिबल होगा। इनडिवाइजिबल मतलब वो हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन ये गलत साबित हुआ। आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि एटम छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब है कि एटम को हम तोड़ सकते हैं। तो ये बात गलत साबित हुई कि एटम इज इनडिवाइजिबल, लेकिन बाकी ये बात एकदम सही साबित हुई कि एटम ही वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है और नई नई ग्रुप ऑफ आइटम्स बना करके नया नया मॉलिक्यूल्स, नया नया कंपाउंड बनाता है। तो इसके बाद जो हमें ये समझनी है कि केमिकल रिएक्शन जो होती है, जिसे केमिकल प्रोसेस भी कहते हैं, क्या ये किसी नियम को पालन करते हैं? ऑफ कोर्स there are laws of chemical reactions। दो इंपॉर्टेंट लॉ है जो केमिकल रिएक्शंस, या आप कहेंगे केमिकल प्रोसेस या कहेंगे केमिकल कॉम्बिनेशंस, है ना, केमिकल कॉम्बिनेशंस भी कह सकते हैं आप। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब केमिकली कंबाइन करते हैं एटम्स आपस में। दो इंपॉर्टेंट लॉ है। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्व का मतलब होता है तो उसको संभाल के रखना, उससे बर्बाद होने से बचाना। कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब है कि मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। मास जितना है वही उतना ही हमेशा बना रहेगा। दैट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिलती है और नया सब्सटेंस बनाती है। ये जो दो सब्सटेंस या दो से अधिक भी हो सकता है, हमने सिर्फ दो ही एग्जाम्पल दिया है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसे हम लोग प्रोडक्ट्स कहेंगे।
कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार अगर हम A हमने 10 ग्राम लिया, B हमने 5 ग्राम लिया, तो C अगर हमें 2 ग्राम बना, तो D अवश्य कितना बननी चाहिए? तो देखो 10 + 5 15, तो इधर भी उतना ही हो कि 15 हो जाए, मतलब 13 ग्राम। ऐसा कैसे लिखा हमने? ऐसा इसलिए लिखा कि टोटल मास रिएक्टेंट्स का और टोटल मास प्रोडक्ट्स का हमेशा बराबर होगा। ये हमने कैसे लिखा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 10 × 5 15 और 13 + 2 भी 15 होता है। मतलब मास कभी बर्बाद नहीं जाता है, मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। उसका जो सेकंड लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो। आपने मैथमेटिक्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पढ़ा होगा, हाँ, दो तरह की प्रोपोर्शंस होती है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। यहां पे हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब रेशियो। इसके अनुसार कहा जाता है कि अगर आप वाटर ले, सपोज वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O। अगर मास वाइज देखा जाए तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। ओके, हाइड्रोजन का मास होता है, ये हमने क्या लिखा है? ये लिखा है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब है एक एटम का मास। इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब रिलेटिव। यहाँ पे तो हाइड्रोजन का 1 है, अगर आप कैलकुलेट करो तो हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पर H2 का मतलब है 2 एटम, तो 2 एटम का मतलब हाइड्रोजन कितना मास हो गया? तो 1 × 2 मतलब कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का 1 एटम है, एक एटम का मास 16 होता है, 16 मतलब 16। तो 2 और 16 का रेशियो क्या होगा? 2/16 = 1/8। 2 से 8 कट जाएगा ना, तो 1:8। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? इस केस में आप देखो कि हाइड्रोजन का रेशियो है 1:8 बाय मास। बाय मास का मतलब हमने मास से ये रेशियो निकाला है। हमने ये रेशियो कैसे निकाला? एटॉमिक मास लेकर के। इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोजन, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बाय मास, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बाय मास वो है 1:8। इस तरह से आप अलग अलग एटम में निकाल सकते हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी आप निकाल सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड का देख लीजिए, कार्बन का एटॉमिक मास होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, कार्बन का 12, कार्बन का 12। ओके, तो कार्बन का अगर एटॉमिक मास 12 है तो आप देखोगे कि CO कार्बन कितने एटम हैं आपके पास? कार्बन का आपके पास 1 एटम है। तो कार्बन का अगर 1 एटम है तो ऑक्सीजन का कितना एटम है? 2 एटम है। तो ऑक्सीजन यहां लिखेंगे कार्बन का 12, यहां ऑक्सीजन का लिखेंगे 16 × 2 दैट इज 32, और कार्बन का तो 12 भी लिखेंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा इसमें वो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 12/32। 12/32 काटो तो हो जाएगा 6 18 16, फिर होगा 3, फिर होगा 8। तो क्या रेशियो बन गया? कार्बन ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो होगा 3:8 बाय मास। तो आपने क्या देखा? कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है बाय मास वो 3:8 है। अब सवाल है कि आखिर हम ये रेशियो क्यों निकाल रहे हैं? एक्चुअली इस रेशियो का ही काम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो। मतलब आप वाटर कहीं से लाओ, चाहे उसका सोर्स कोई भी हो, चाहे वो ओशियन से लाओ, चाहे वो किसी रिवर से लाओ, या चाहे कहीं पॉन्ड से लाओ, या कुआं पे वेल से लाओ, या नल का पानी ले लो, या बारिश का पानी लो, बारिश कोई भी पानी होगा, H2O का जो फॉर्मूला होगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 ही होगा।
मतलब हमेशा वाटर बनेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से किस रेशियो में मिलकर के, कंबाइन कैसे करेगा, 1:8। मतलब अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा, चाहे इसका सोर्स कोई भी हो। उसी तरह CO2 का भी सोर्स कहीं से भी हो, चाहे कागज जला करके CO2 बनाए या लकड़ी जला करके या पेट्रोल जला के CO2 बनाए, आपका जो CO2 बनेगा उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो बायोमास रेशियो होगा वो 3:8 होगा। तो दिस मीन्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब है कि द रेशियो इन व्हिच द एटम्स कंबाइन दे आर ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब वो रेशियो हमेशा सेम होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़नी है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने कुछ एटम के बारे में पोस्टुलेट्स दिया, नियम दिया अपने थ्योरी के अनुसार। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना। पहला जो था पॉइंट, 6 पॉइंट लगभग है उसमें आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, जिसमें पहला पॉइंट है वही जो आप जानते हो कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। all the matters are made up of very small particle called atom, जिसे हम लोग कहते हैं एटम। ये पहला पॉइंट है जो हम लोग सभी को जानते हैं। जो दूसरी पॉइंट है वो है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, इसका मतलब है कि अगर पहले लिख देते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। इसका मतलब ये है कि एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट, मतलब आपने सपोज गोल्ड लिया है ना, गोल्ड का सिंबल होता है AU। AU का एक टुकड़ा ले लिया, ये गोल्ड है ना, ये गोल्ड है। इसकी छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, ये एटम है। ये क्या है, एटम है। ये एटम हमने दे दिया। तो ये जितने भी एटम्स आपको मिलेंगे, ये सारे एटम्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। प्रॉपर्टी का मतलब उसकी साइज से है, उसकी मास से है ना, वो सारे प्रॉपर्टी सेम होंगे। मतलब आइटम्स कभी भी किसी भी तरीके से एक दूसरे से अलग नहीं होगा अगर एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का वो सारा स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल एटम है। थर्ड, ठीक है सर, एटम्स ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट विल बी डिफरेंट। एक्चुअली एटम्स ऑफ different elements atoms of different elements are different in property। different in property मतलब different in properties। यहां पर भी आप आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज लिख लो, मतलब प्रॉपर्टीज में आइडेंटिकल होगा, प्रॉपर्टीज। ओके, ठीक है। तो डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज का मतलब नेचुरली अलग होगा, उसका मास अलग होगा, उसकी केमिकल नेचर अलग होगी, सब कुछ अलग होगा, उसकी साइज अलग होगी। साइज भी अंतर होता है, किसी एटम का साइज छोटा होता है, किसी एटम का साइज बड़ा होता है। तो चाहे मास हो, चाहे वो साइज हो, चाहे वो केमिकल नेचर हो, वो सारे अलग हो जाएंगे। अगर आप एक टुकड़ा लेते हो गोल्ड का, AU दैट इज गोल्ड, और एक टुकड़ा लेते हो सिल्वर का, चांदी का, है ना, सिल्वर, इसका आप एटम निकालो और इसका एटम निकालो, आप देखोगे कि दोनों डिफरेंट है। सिल्वर का एटम अलग नेचर का होगा, उसका मास अलग होगा, उसका साइज अलग होगा, उसका केमिकल नेचर अलग होगा। गोल्ड का भी एटम का साइज, मास, नेचर सब कुछ अलग होगा।
तो डिफरेंट एलिमेंट्स का जो मास का प्रॉपर्टी होता है वो काफी अलग होता है, डिफरेंट होता है। उसके बाद हमें देखनी है तो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है कि एटम्स जो है वो आपस में कंबाइन, अभी अभी हमने देखा कि एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसी मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ ये फोर्थ पोस्टुलेट है, हम लोग इसे पोस्टुलेट भी करते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट है वो ये है कि जब एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो वो जिस रेशियो में कंबाइन करेंगे वो एक सिंपल होल नंबर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो एटम्स कंबाइन करेगा है ना, डिफरेंट जो भी कंबाइन करेगा एटम्स वो सिंपल होल नंबर के रेशियो में कंबाइन करेगा, ठीक है ना। सो फोर्थ पोस्टुलेट्स आर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, to form molecule in the ratio of in simple whole number ratio, whole number ratio। जैसे C6H12 ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, ग्लूकोज है ना, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। इसमें आप देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कैसा है, तो 6:12:6, 6:12:6। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 6 से आप सभी को डिवाइड कर दो तो 1:2:1, 1:2:1। सो इस तरह से ये सिंपल रेशियो होल नंबर में होता है। होल नंबर का मतलब मालूम होगा है ना, ऑल इंटीजर्स नंबर्स है ना आर इंक्लूडिंग जीरो है ना, ये आपका होल नंबर होता है। तो होल नंबर के सिंपल, और ये होल नंबर है कंप्लीट, मतलब इसमें कोई डेसिमल भी नहीं हो है ना, एज ए होल आइटम एक दूसरे से कंबाइन करता है और रेशियो भी होल नंबर का सिंपल रेशियो बनेगा जी। उसका जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो ये है कि ये आइटम ही है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये तो पहले बताया हमने आपको कि एटम जो है रिएक्शन में भाग लेता है और नए नए मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम्स बनाता है, नए नए मटेरियल्स बनाते हैं। उसके बाद है जो सिक्स्थ पोस्टुलेट वो है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना इसे हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये ना ये 6 इंपॉर्टेंट डाल्टन्स की पोस्टुलेट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट ना। उसके बाद आती है कि एटॉमिक मास क्या है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको समझना है टॉपिक के अंदर, वो ये है कि एटॉमिक मास क्या है। देखो आई यू नो कि एटम इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटी पार्टिकल होती है, इतनी छोटी कि आप उसे देख भी सकते हो। अब उसकी मास आप समझ सकते हो, जो दिखाई नहीं देती उसका मास कितना हल्का होगा, कम होगा, उसको तोलना ही पॉसिबल नहीं, इतनी छोटी होती है। तो एटम की जो मास होती है उसको एटॉमिक मास कहते हैं। तो एक एटम की मास इज एटॉमिक मास, ये बहुत ही छोटी है, बहुत ही कम होती है। तो एटॉमिक मास जो एक्चुअल मास होगा अगर हम उसे तोलेंगे तो बहुत ही छोटा, आप हो सकता है कि 0.0000000 इतने सारे जीरो लिख दो, इतने ग्राम्स होंगे। अब ये याद रखना, इसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे मास जो रियल मास होते हैं उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। तो रियल जो मास होंगे किसी भी एटम का, जो रियल में आपको तौल कर आता है, जो बहुत ही छोटा फिगर होगा, बहुत, क्योंकि मास बहुत छोटा होता है, तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। तो हम लोग इसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतनी कॉम्प्लेक्स फिगर कैसे याद रखें, तो हम लोगों ने एक नया टेक्निक अप्लाई किया, वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास वो नंबर है जो बतलाता है कि कोई भी एलिमेंट का एटम
एक पार्टिकुलर स्टैंडर्ड वैल्यू से कितना गुना भारी है, कितना मैसिव है। ओके, तो हम लिखेंगे कि एक एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट किसी लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ टाइम्स any number of times any mass of atom of any element with respect to 1/12 of mass of atom of C12 एलिमेंट। सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से समझना है। कार्बन 12 एक एलिमेंट है। क्या है C12? हम लोग आइसोटोप में डिस्कस करेंगे। कार्बन होता है, एक खास तरह का कार्बन होता है जिसका एटॉमिक मास 12 होते हैं। तो कार्बन 12 एलिमेंट का एक एटम का मास लिया, सपोज x आया, उस x को 12 से डिवाइड कर दिया, मतलब 1/12 इंटू x क्या है? कार्बन 12 एलिमेंट का एक एटम का मास, उसको 1/12 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 12 से डिवाइड कर दिया। ये जो फिगर आया, इस फिगर से किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट का मास सपोज y आया, दिस इज एक्चुअल मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट हमने उठाया, उसका मास हमने एक, कोई भी एलिमेंट जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर, ऑक्सीजन है, उसके एक एटम का मास हमने सपोज एक्चुअल, ये वाला फिगर, ये फिगर y है, ये जो है फिगर y जो कॉम्प्लेक्स है, इसको हमने इस पूरे से डिवाइड कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, ये पूरे से डिवाइड कर दिया, माइंड इट 1/12 इंटू x क्या है? तो x कार्बन 12 एलिमेंट का एक एटम का मास है, रियल मास, SI रियल मास। SI रियल मास इसका भी होगा, x होगा, उसको 12 से डिवाइड किया। 12 से डिवाइड करने के बाद जो फिगर आया, उससे एक्चुअल किसी भी मास को, एटम का मास को डिवाइड करेंगे, तो हमने देखा कि एक सिंपल नंबर आ जाता है, एक सिंपल नंबर। जैसे आप देखोगे कि ऑक्सीजन का, अगर ऑक्सीजन लिया जाए तो ऑक्सीजन का आता है 8, अगर इस तरह से डिवाइड करके लाएंगे, मतलब कहते हैं कि ऑक्सीजन का जो एक एटम का मास है, वो कार्बन 12 एलिमेंट के एक एटम के मास के 12वें भाग से 8 गुना ज्यादा है, तभी तो डिवाइड करने के बाद 8 आया। मतलब y जो है, कार्बन ऑक्सीजन का एक एटम का मास कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें भाग 12th पार्ट से 8 टाइम्स ज्यादा है। तो इस तरह से जो मास हमें निकलती है वो सिंपल नंबर निकल जाती है, जो याद रखना आसान है। तो एक्चुअली ये मास नहीं हुआ, इसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव मतलब किसी के रिलेशन में निकाला है हमने, तो ये एक्चुअल मास नहीं है। इसका यूनिट होता है AMU या सिंपली U। AMU दैट मींस एटॉमिक मास यूनिट, और U का मतलब है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास भी कहते हैं, शॉर्ट में U कहते हैं, यूनिफाइड मास, या नहीं तो कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरह से हमें अलग अलग एटम का मास याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है ना, ऑक्सीजन का आपने देखा 8 होता है, ठीक है। तो अलग अलग एटम का मास आपको याद रखना। सल्फर का 32 होता है ना, क्लोरीन का 35.5 होता है। तो इस तरीके से एटॉमिक मास आपको अलग अलग एलिमेंट की, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की याद रखनी चाहिए। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। एटॉमिक मास तो समझ में आ गया, अब मॉलिक्यूल का मास कैसे निकलेगा। ये तो एक एटम का मास हुआ, रिलेटिव एटॉमिक मास, नॉट द एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिगर होगा।
तो एब्सोल्यूट को हम रिलेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? तो कार्बन 12 के एक एटम के मास को 12 से डिवाइड करते हैं और जो फिगर आता है उससे डिवाइड कर देते हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को, तो वो बन जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। बहुत सिंपल है मॉलिक्यूलर मास निकालना। अगर आपको एटॉमिक मास याद है तो जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें H2O की मॉलिक्यूलर मास कितनी होगी? बस सिंपल है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप याद रखो, H का 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16।